A very good hello to everyone whoever is watching my video. So this video is on the request of my students. Whoever is demanding me to bring derivatives online. So please, I'm requesting every one of you, please share it to your friends so that everyone get acquainted with the topic called as derivatives. बेसिकली डेरिवेटिव से डी फॉर डेरिवेटिव्स बोला जाता है एंड डी फॉर डर बोला जाता है. तो ये डर मिटाने के लिए मैं कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स को लेके आई हूँ थ्रू दिस वीडियो सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट लेमन लैंग्वेज में. ठीक है, लेमन को भी समझ में आए, ये मेरा पर्पज है आज के डेरिवेटिव के लेक्चर का. बेसिकली मेरे डेरिवेटिव्स 8 to 10 वीडियोस की सीरीज में आगे जाएगा, जिसमें मेरा फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स. The video number 2 will be distinction of forwards and futures. The third will be participants of derivative market, hedgers, speculators and arbitrageurs. So इस तरह से मेरे videos जाएंगे आगे. So basically, if you like this one, please follow all the videos so that you have a better understanding of the whole topic derivatives. ठीक है, बेसिकली डेरिवेटिव बहुत जनों ने शायद नहीं सुना हो, तो मैं जिन्होंने भी नहीं सुना है पहले तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है आज के डेट पे स्टॉक एक्सचेंज में. सो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में एक्वेंटेड रहना. इवन इफ यू आर नॉट अ फाइनेंस स्टूडेंट तो भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट तुमको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स क्या होता है. अगर नहीं सुना होगा तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो 100% सुना ही होगा ऑलमोस्ट, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आज की डेट पे बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन ऑल्सो अपन घर पे है तो बहुत सुन रहे स्टॉक मार्केट की, निफ्टी, सेंसेक्स, और इसका फ्यूचर इतना हुआ, उसका फ्यूचर इतना हुआ. तो बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द स्टॉक एक्सचेंज. सो बेसिकली वो जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वो कुछ नहीं है बट डेरिवेटिव है. तो डेरिवेटिव के 4 टाइप्स होते हैं. इफ यू एक्चुअली गो टू द इंसेप्शन, 4 टाइप में है. सबसे पहले फॉरवर्ड्स, सेकेंड है फ्यूचर्स, थर्ड है ऑप्शंस एंड फोर्थ है स्वैप्स. सो बेसिकली आई होप ये वीडियो तुम लोगों को फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स बता के जाए. एक इंट्रोडक्टरी मैं पूरा का पूरा बेस स्ट्रक्चर ये वीडियो के थ्रू करूँगी. प्लीज कोई भी सेकेंड थर्ड वीडियो डायरेक्टली देख रहा है तो प्लीज गो टू द फर्स्ट वीडियो फर्स्ट एंड चेक. फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना. अगर फर्स्ट नहीं है तो डायरेक्टली डोंट स्किप एंड डोंट स्किप टू द फिफ्थ और सिक्स वीडियो ऑल्सो. गो इन लाइन, बिकॉज ये पूरी की पूरी मैंने जो एक्सप्लेनेशन सीरीज बनाई है वो लाइन बाय लाइन बनाई है कि तुम पहले की वीडियो देख के आगे रिफर करो. बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, if you want to miss out the further videos it's okay, don't miss out this video because this will actually tell you that क्यों derivatives आया and why it has become so important and growing in today's market. ठीक है, चलो we'll go back to the derivatives inception. सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है, लेट अस जस्ट रीड इट वंस. ठीक है, अंडरस्टैंड अभी नहीं करोगे, बाद में एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड. इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, which derives its value from another underlying asset. ठीक है, जो डिराइव करता है इसके लिए नाम इसका हो गया डेरिवेटिव्स. ठीक है, डिराइव करता है खुद की वैल्यू, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती बट वो डिराइव करता है अपनी वैल्यू फ्रॉम एन अदर अंडरलाइंग असेट. कोई और अंडरलाइंग असेट की वैल्यू वो पकड़ लेता है, डिराइव करता है, राइट. ये अंडरलाइंग असेट कौन कौन सी हो सकती है? इट कैन बी पार्टली स्टडीड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स and it can be also told as non-financial instruments. ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में वी कैन से इट एज कमोडिटीज. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मुझे लगता है मुझे अभी फिलहाल मैं कमोडिटी से शुरू करूंगी डेरिवेटिव्स, बट आई हैव टू टेल यू व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स इक्विटी, इंडेक्सेस, स्टॉक्स, ठीक है, डेब्ट्स, बॉन्ड्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट, ये सारे अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में देखेंगे, राइट. एंड दे आर नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कमोडिटीज. Now what are commodities? Commodities can be again separated into 2 branches which मैं अभी नहीं कराऊंगी. मैं कमोडिटी का एक वीडियो रहेगा मेरा स्पेसिफिकली कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर एंड कमोडिटी मार्केट के ऊपर, उसमें मैं पर्टिकुलरली अच्छे से डीपली जाऊंगी. आज मेरा पर्पस है मेनली सर्व करना दैट व्हाट इज डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि कमोडिटीज. कमोडिटीज क्या होती है? कोई भी आर्टिकल या कोई भी गुड जो मार्केट में बिकता है या खरीदा जा सकता है. दैट एनी गुड और एनी आर्टिकल इन द मार्केट विच कैन बी सोल्ड और बॉट, राइट. तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी गोल्ड, सिल्वर, natural resources like mineral oils and mineral resources. It can be crude oil. It can also be agricultural products like maize, wheat, right, sugar, cocoa. ये सारे भी अपने ईटेबल आइटम्स भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी कमोडिटीज होती है. तो बेसिकली इसमें भी डेरिवेटिव डील होता है एंड इसमें भी डेरिवेटिव डील होता है.
क्लियर, दैट मीन्स अंडरलाइन असेट के ऊपर ही डेरिवेटिव डील कर रहा है। अब हम लोग को समझना है डेरिवेटिव क्यों आया, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग डेरिवेटिव इनटू द मार्केट। वील गो टू बैक टू 1848, शिकागो में ये सबसे पहले आया था 1848, ये हिस्ट्री भी विल बी डीलिंग लेटर। अब ये क्यों आया, उस वक्त क्या प्रॉब्लम थी, देखो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो ही कोई चीज को लाया जाता है, अदरवाइज वो चीज लाई नहीं जाती, राइट। वी आर सीन दिस इन लॉ, लॉ क्यों लाया जाता है, कोई प्रॉब्लम थी उसको ठीक करने के लिए लॉ लाया गया, राइट। द सेम थिंग इज डेरिवेटिव्स को लाने के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम पूरी ग्लोबली थी, ग्लोबल प्रॉब्लम मीन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पूरा वर्ल्ड वो फेस कर रहा था। दैट इज अ रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम। क्या होता है ये रिस्क, वी कैन, अगर मैं सबसे बड़ा रिस्क अगर बोलूँ कोई फाइनेंशियल सिस्टम में हो सकता है तो प्राइस रिस्क, राइट। क्योंकि ये खाली मैं आप नहीं, एवरी वन वॉज फेसिंग दिस, स्पेशली द मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स। तो ये सारे लोग प्राइस रिस्क फेस कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, बट अभी बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव मार्केट कमिंग इन बिटवीन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, लिटिल रिस्क रिडक्शन हैज कम इनटू द एक्चुअली इनटू द स्टेज, ठीक है। अब तुम बोलोगे रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी, राइट। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि ये एक रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी है। कैसे रिस्क को रिड्यूस किया, देखो बहुत ही कमाल का पूरा पोर्टफोलियो है, अगर डेरिवेटिव समझो इतना कमाल का है दैट यू एक्चुअली हैव विल लव डेरिवेटिव्स आफ्टर सम वीडियोस, बिकॉज इसका इसका जो बैकग्राउंड चेक है ना, इतना अच्छा है, इतना कमाल है, नॉट इवन बिलीव। आई होप सो यू लाइक इट टू। सो विल स्टार्ट विथ द इंसेप्शन। प्राइस रिस्क क्यों, क्यों सबको प्राइस रिस्क होता है, मर्चेंट्स को, बिजनेसमैन को, ये एवरीवन, व्हाई वाज दे फेसिंग द प्राइस रिस्क। देखो वी ऑल इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू वन थिंग, दैट इज द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट किससे कनेक्टेड है, अपन सब ग्लोबली कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड, राइट। किससे, किस तरह से कनेक्ट होता है, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, जो हमने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये पूरा अकरेंस एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस की वजह से ही हो रहा है। इनफैक्ट जो भी हो रहा है सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहा है अपने इर्द गिर्द, ठीक है। अभी डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है एंड उसकी वजह से प्राइस पे क्यों इम्पैक्ट करता है, वी हैव सीन समवेयर, ये इतना पता होगा, अगर कोई चीज की बहुत डिमांड होगी तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, जिसका डिमांड कम हो जाता है उसका प्राइस भी घटता है। ये तो हम सबको बेसिक नॉलेज पता ही होगी जो ये वीडियो देख रहा है, राइट। अभी जैसे ये डिमांड फ्लक्चुएट होती है तो मेरा प्राइस फ्लक्चुएट होता है, राइट। दैट मीन्स प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, राइट। तो बेसिकली क्या किसी को पता है कि कल उठ के क्या डिमांड होगी, एनीवन नोज, नो। कैसे मैं ये बता सकती हूँ, नो, लेट अस गो टू एग्जांपल, करंट सिचुएशन एग्जांपल, क्रूड ऑयल। अपन कोविड सिचुएशन में ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट इवेंट 1.5 मंथ हुआ था ये कोविड को, तब एट दैट टाइम द क्रूड ऑयल एट टच टू द मिनिमम लेवल इट कुड, राइट। ये तो सुना ही होगा सबने कि क्रूड ऑयल इतना इतना बुरा गिरा मार्केट में। क्रूड ऑयल की प्राइस इतनी क्यों गिरी, डिमांड नहीं थी मार्केट में, राइट। डिमांड नहीं थी इसलिए प्राइस गिर गया। बट क्या ये मैन्युफैक्चरर, ऑयल मैन्युफैक्चरर को पता था कि यार 3 महीने के बाद कोविड हो जाएगा, कोविड होगा तो मेरी प्राइस गिर जाएगी, मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा, किसी को पता था क्या ये कोविड आ जाएगा? No one knew this. That means we always at every point of our life are at a risk, right? हमेशा हम एक रिस्क पे रहेंगे, क्योंकि ये रिस्क खाली कोविड की वजह से नहीं, कोविड तो बहुत बड़ा रिस्क आ गया अपने आप में, रियल सिचुएशन आ गई पैंडेमिक, बट इसके अलावा भी वी ऑलवेज आर एट अ रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड विच आर गोइंग ऑन अमंग द कंट्रीज, डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं। ये सारे फैक्टर्स के वजह से हम हमेशा से एक प्राइस रिस्क से इन्वॉल्व रहते ही है, हमेशा हम उसमें रहते उलझे हुए। तो ये प्राइस रिस्क की वजह से क्या हो रहा था ना, बिजनेसमैन और ये सारे लोग अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी रहे थे, बिकॉज फंडिंग नहीं हो रही थी उतनी जितनी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम में वर्ल्ड के रेगुलेटर्स मिले और उन्होंने आपस में सोचा दैट वी हैव टू रिमूव अ सोल्यूशन। व्हाट सोल्यूशन कैन बी रिमूव, वी हैव टू थिंक इट वाइजली सो दैट द होल वर्ल्ड विल बी, क्या एक प्रॉपर फंडिंग चालू होगी वर्ल्ड में, क्लियर है, जो अभी फिलहाल नहीं है। तो डेरिवेटिव्स को लाया गया। कैसे लाया गया, विल गो बैक टू द इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल। डेरिवेटिव्स को समझाने के लिए एक स्टेटेड एग्जाम्पल है, हमेशा ये एग्जाम्पल करो, डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है फार्मर एंड द मैन्युफैक्चरर। फार्मर एग्जाम्पल बोला जाता है इसको, हर एक बुक में और हर एक जगह में तुमको ये तो दिखेगा ही, फार्मर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल का इतना इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जैसी हार्ड से हार्ड स्ट्रैटेजी तुम ये एग्जाम्पल से समझ सकते हो। तो प्लीज डोंट मतलब इसको मिस आउट मत करना, ये एग्जाम्पल को समझना, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग प्रॉब्लम में गए, राइट। कौन गया, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स बोले लेट अस गो टू द प्रॉब्लम एंड रिमूव सम सॉल्यूशन फॉर द सेम।
प्राइस रिस्क सबको था, मैंने बोल दिया मर्चेंट को था, डीलर्स को था, बिजनेसमैन को था, राइट। अपनी प्राइस किसका प्राइस रिस्क किसका था, जो अंडरलाइंग असेट में वो डील कर रहा था। अगर वो गोल्ड में डील कर रहा था तो उसको उसका डर था कि कल गोल्ड क्या क्या प्राइस हो जाएगा, राइट। वो ज्वेलरी में होगा, मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको गोल्ड का डर होगा कि कल क्या प्राइस होगा। कॉपर के इंस्ट्रूमेंट्स बनाता तो उसको उसका डर रहेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बिस्किट का ही ले लेते हैं, अगर वो बिस्किट बनाता है तो उसको डर रहेगा, जो बिस्किट का रॉ मटेरियल होता है, अगर व्हीट की बिस्किट है तो व्हीट का डर रहेगा उसको कि कल उठ के व्हीट का प्राइस क्या हो जाएगा मार्केट में, राइट। तो वी ऑलवेज एवरी बिजनेसमैन एंड डीलर इज ऑलवेज एट अ रिस्क ऑफ प्राइस, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल पकड़ा, फार्मर एंड द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैंने बिस्किट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी बोल दिया, दिस इज द एग्जाम्पल विच इज देयर। कमोडिटीज में भी रहता है, इक्विटी में भी डर रहता है, कल इक्विटी पर्टिकुलर कंपनी की क्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इक्विटी मार्केट को मैं बाद में कराऊंगी, फ्यूचर पोजीशन एंड एवरीथिंग विल बी इन द नेक्स्ट वीडियोस। लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक नाउ, ठीक है। ये फार्मर है, ठीक है, और ये है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। सबसे पहले हम फार्मर के पास जाते हैं, क्योंकि जब रेगुलेटर्स ने सबसे पहले फार्मर्स की प्रॉब्लम डिटेक्ट की, क्योंकि फार्मर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये नहीं होते तो हमको खाना नहीं मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉब्लम देखेंगे। फार्मर्स की प्रॉब्लम ये थी कि फार्मर्स अपना सीड बो कर देते, राइट। 3 महीना 6 महीना लग जाता है उसकी खेती होने में। वी ऑल नो दैट कल्टिवेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम, समटाइम्स 3 months, समटाइम्स इवन 6 months। सो बेसिकली फार्मर इज ऑलवेज एट 3 months, वो ऐसे ऐसे बैठा रहता, 3 महीने बाद क्या होगा यार, क्या मुझे इतना प्राइस मिलेगा, मैंने जो क्रॉप में किया है, अरे एटलीस्ट इतना तो निकल जाए 3 महीने के बाद। मैं 3 महीना इज ऑलवेज इन द वरी पीरियड, राइट। वो क्या डर में है, ही इज अ सेलर, राइट। बेसिकली कौन है ये, सेलर है। तो सेलर को हमेशा क्या डर रहता है, प्राइस लो का। क्या डर रहता है, प्राइस लो का, राइट। तो ये प्राइस लो का डर हमेशा उसके सर पे रहता है कि कल उठ के मैं जो वीट आज मैं सोच रहा हूँ वो कल 3 महीने के बाद उतने में जब खेती हो जाएगी और मैं एक्चुअली वीट निकाल पाऊंगा तो उसको मैं सामने वाले को बेच पाऊंगा कि वो रेट में नहीं, ठीक है। तो ये प्राइस लो के डर किसने, रेगुलेटर्स ने देखा, ठीक है। तो वो आया सेलर के पास, वो बोला भाई देख देखो क्या डर है, प्राइस रिस्क का। तो वाई नॉट वी डू वन थिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते जिससे तू बाइंडेड हो जाएगा। आज तेरी खेती कब हो रही है, 1/4/2020, लेट अस टेक अ एग्जांपल, ठीक है। उसने खेती की, जो सीड होती है वो बो की 1/4/2020 को। अब 3 महीने के बाद वी आर टेकिंग एग्जांपल, दैट इज एक्सपिरेशन डेट होगी कॉन्ट्रैक्ट की 3 महीने के बाद की, दैट इज 30/6/2020। 3 महीने की मैं पीरियड ले रही हूँ, 6 महीना भी होता है, 1 month भी होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई भी पीरियड हो सकता है। अभी 1 month से लेके 36 का जो 3 महीने का पीरियड है, देखो टाइम फॉर क्रॉप दैट इज वीट टू गेट कल्टिवेटेड 3 months, ठीक है। ये 3 महीना तू टेंशन में रहेगा। इससे अच्छा अपन एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, यू हैव टू स्पेसिफाई द रेट एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, दैट इज प्री डिटरमाइंड, दैट मीन्स प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, दैट द प्राइस आज की डेट पे ही डिसाइड कर ले तू, जो तुझे 3 महीने बाद की चाहिए, ठीक है। और 3 महीने बाद की डेट तो अपन आज ही डिसाइड करें, दैट मीन्स बोथ द थिंग्स शुड बी प्री डिसाइडेड, द डेट एंड द प्राइस, ठीक है। कैन यू डिसाइडेड एंड टेल मी दैट तू 3 महीने के बाद अगर तुझे कोई रेट मिला तो तू खुश रहेगा। तो फार्मर ने बोला वाई नॉट, ₹10,000 पर टन ऑफ माई वीट। क्या बोला उसने, अगर भाई साहब आप मुझे 10,000 एक टन का वीट का सौदा करवा दे तो मैं बहुत खुश हूँ। इसमें मैंने मेरा कॉस्ट इंक्लूड कर दिया, मेरा स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड कर दिया अगर कुछ होगा तो, एंड प्लस मेरा स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, एंड प्लस मैंने मेरा प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत जोड़ लिया कि मेरे को 3 महीने के बाद मुझे अगर ये वीट से इतना पैसा मिले तो मैं आराम से उस कॉन्ट्रैक्ट को डन करने को तैयार हूँ। रेगुलेटर्स ने एक चीज स्ट्रेटली बोल दी, दैट वॉट एवर द मार्केट प्राइस गोज ऑन दिस डेट 36/2020, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल तू प्राइस लो के डर कि भाई 10,000 का तेरा 9,000 का ना बिक जाए, इसके लिए तू आज कॉन्ट्रैक्ट कर, लेकिन अगर 11,000 हो गया मार्केट में तो तू यू कांट मूव आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो फार्मर बोला भाई इसमें भी मेरा ही फायदा है, क्योंकि मैं 3 महीने टेंशन में तो नहीं रहूंगा कि मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, राइट। वैसे भी मैं प्राइस लो के रिस्क पे हुई कि कल 9,000 ना हो जाए, राइट। 11,000 हो गया तो एटलीस्ट मुझे 10,000 तो मिल रहा है, जिसमें मैंने मेरा प्रॉफिट ऐड कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत, राइट। तो बेसिकली फार्मर्स आर रेडी टू सेल एट ₹10,000 पर टन, राइट। अभी सेलर है मार्केट में जिसके थ्रू हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो देयर वुड बी ऑब्वियसली बायर टू, जिसको 3 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रहेगा। तो वैसा बंदा ढूंढा गया, दैट इज देयर आर मेनी पीपल हु आर यूजिंग व्हीट, लाइक फॉर एग्जाम्पल केक मैन्युफैक्चरर्स, बेकरी मैन्युफैक्चरर्स। हमने एग्जाम्पल लिया है बिस्किट मैन्युफैक्चरर का, दैट इज मैरीगोल्ड बिस्किट, ठीक है।
ये मैरीगोल्ड बिस्किट वाले को जो मैन्युफैक्चरिंग लगती है तो उसको बोला गया भाई आर यू रेडी टू टेक अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये बेचेगा तुझको आज की डेट पे एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, 3 महीने बाद वो प्रोडक्ट को बेचेंगे एक्चुअली, दैट इज प्री डिटरमाइंड डेट एंड अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। आर यू रेडी टू बाय इट एट 10,000 पर टन टुडे, क्या प्राइस में बोला गया उसको 10,000 पर टन, क्या तू रेडी है बाय करने के लिए? तो बोलता है भाई मैं तो रेडी हूँ, मैं खुद भी तो रिस्क में हूँ, प्राइस रिस्क में, अगर फार्मर सेल के रिस्क में हो तो मैं बाय के रिस्क में हूँ, मुझे कल 3 महीने के बाद तो चाहिए ही रहेगा वीट, उसके बिना तो मेरी बिस्किट नहीं बनेगी। तो 3 महीने के बाद जो मेरी बिस्किट बनेगी राइट, वो प्राइस हाई के रिस्क पे रहेगी, तो दिस इज ऑलवेज एट अ रिस्क ऑफ प्राइस हाई राइट। बायर हमेशा एक प्राइस हाई के रिस्क में होता है, ये प्राइस लो के रिस्क में रहता है राइट। तो इसने भी अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया, भाई मेरे को 11,000 में बिस्किट वीट मिले, इससे अच्छा मैं 10,000 में आज ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ही वेंट फॉर टेकिंग द बिस्किट टुडे ओनली, सॉरी टुडे वीट। तो ये आज ही इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया इसने, वीट के लिए, आज ही वेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली ये बोलता है 10,000 मेरे लिए भी अच्छा है यार, मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि क्या पता 3 महीने के बाद डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस हाई हो जाए, मेरे को 11,000 का लेना पड़े, तो मैं भी खुद को सेफ गार्ड करूँ। दोनों ने खुद के पर्पस को कर लिया एंड इन अ वे दोनों ही सिक्योर हो गए, दोनों का ही रिस्क रिड्यूस हो गया। क्या हुआ लास्ट में, रिस्क रिडक्शन, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली ये दोनों ही जन किसी के थ्रू बंदे हैं, उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के 4 टाइप्स है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे इन आवर कमिंग वीडियोस। लेकिन अभी तुम लोगों को ये क्लियरली समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या क्या है, विल जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट नोट डाउन दिस 5 पॉइंट्स, ठीक है। आई जस्ट राइट द प्राइस हियर। देखो व्हाट आर द एलिमेंट्स, फर्स्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज राइट, एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 पार्टी तो होनी चाहिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेकेंड, लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों, इसलिए आज की डेट पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट पे लीगल बाइंडिंग ही करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कैसे होगा। 3, देयर शुड बी अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट शुड बी देयर राइट। अगर अंडरलाइंग असेट नहीं है, यहाँ पे अभी वीट है, वैसे ही अपन ऑयल का भी ले सकते हैं, क्योंकि जिसको क्रूड ऑयल, फॉर एग्जांपल एयरप्लेन बिजनेस, ठीक है, उसको क्या एयरप्लेन बिजनेस वालों को क्या डर रहेगा कि भाई कल मेरा फ्यूल प्राइस बढ़ ना जाए, तो क्रूड ऑयल को आज ही खरीद के रखूँ, तो वो बायर रहेगा तो आज ही खरीद के रखेगा एयरप्लेन बिजनेस राइट। तो ऐसे करके हर एक कमोडिटी और हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेरिवेटिव को हेज किया जाता है, ठीक है। हेजिंग समझ में है कि हेजिंग का मतलब होता है रिस्क रिडक्शन, मैं हेज कर रहा हूँ, मैं रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वही लोग करेंगे जो एक्चुअली ये रिस्क में है, क्लियर है। अभी बिजनेसमैन ट्रेडर्स ही रहेंगे इसमें, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट ऑफ इट, दे आर डीलिंग विद द इंस्ट्रूमेंट राइट। सो बेसिकली ये क्लियर हुआ। तो अंडरलाइंग असेट है, यू कैन सी, आई होप। देन द फोर्थ पॉइंट इज प्री डिटरमाइंड डेट, प्री डिटरमाइंड डेट, आज की डेट पे ही डेट डिसाइड हो गई। व्हाट इज द प्री डिटरमाइंड डेट, 30/6/2020 एंड देयर शुड बी अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। क्या होना चाहिए, एक और चीज, प्री डिटरमाइंड प्राइस। ये 5 एलिमेंट होगा तो डेरिवेटिव्स हो जाएगा। अभी अगर तुम डेफिनेशन पढ़ोगे तो अभी क्लियर हो जाएगा तुम लोग को डेफिनेशन। इन अ वे इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू, जो अपनी वैल्यू विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अदर अंडरलाइंग असेट, जो खुद की वैल्यू नहीं होती बट वो अपनी वैल्यू दूसरे अंडरलाइंग असेट के ऊपर डिराइव करता है राइट। ये अंडरलाइंग असेट कुछ भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, मिनरल रिसोर्सेज, रबर राइट। इट कैन बी and it can be also equity indexes or stocks right, financial and non financial. We will be learning commodities and this in the coming videos, ठीक है। लेकिन ये example I just hope, because the time of the video is gone 19 minutes already, so I just hope this video is clear, but this will be the most important video for your derivatives. Please remember, ये video देखा तो आगे के सारे videos बहुत जल्दी 5 minutes के videos रहेंगे, it will be cleared। उसमें एक distinction, next video is forwards and futures का distinction। तो आई जस्ट होप आप वो वीडियो देखें एंड यू विल क्लियर दैट व्हाट आर दिस 2 टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, 2 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। मैं इसमें एक बार खाली फॉरवर्ड फ्यूचर्स की 1 मिनट मुझे दो, मैं बता दूं कि क्या है, क्योंकि इसी में तुमको फॉरवर्ड फ्यूचर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो लोग सेकेंड वीडियो नहीं देखेंगे उनके लिए भी हेल्प होगी। फॉर एग्जाम्पल
फॉरवर्ड इज जैसे मैं फ्यूचर बार बार बोलती हूँ, इट्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली ये जो दोनों फार्मर और मैन्युफैक्चरर अगर आपस में बैठे, दे नो ईच अदर और दे हैव बीन कमिंग टू नो ईच अदर थ्रू अनदर पार्टी, बट कोई ये दोनों आपस में ही बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपस वर्ड जो है उसको इंग्लिश में बोला जाएगा ओवर द काउंटर। व्हाट इट इज? ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। जब ये लोग ओवर द काउंटर करते हैं तो ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा फॉरवर्ड्स। क्या बोला जाएगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोई भी स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये ओवर द काउंटर है। ठीक है, ओटीसी ट्रेडेड बोलते हैं इसको। दिस प्रोडक्ट्स आर ओटीसी ट्रेडेड। ये ओटीसी ट्रेडेड होते हैं फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड्स मैं एक मैन्युफैक्चरर को जानता हूँ, वो मुझे जानता है, हम दोनों बैठे, हम लोग दोनों ने फार्मर और मैन्युफैक्चरर ने डील कर ली। इसमें कोई क्लियरिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स थर्ड पार्टी ने गारंटी नहीं ली है किसी ने भी, हम दोनों अपनी आपस की गारंटी के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक लूप होल था, वापस एक लूप होल ये था कि यहाँ पे लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद पीपल वर डिफॉल्टिंग व्हेन 3 महीना गुजर जाता था, उसके बाद कोई ना कोई पार्टी कोई ना कोई रीजन से डिफॉल्ट करती थी। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए फ्यूचर्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉरवर्ड्स की ये प्रॉब्लम जो होती है डिफॉल्टिंग काउंटर पार्टी रिस्क जो है फॉरवर्ड्स में, वो किसने सॉल्व की? फ्यूचर्स ने। किसने सॉल्व की? फ्यूचर्स। आई नो दिस डायग्राम हैज बिकम लिटिल रफ, बट स्टार्टिंग से देखोगे तो नहीं कंफ्यूजन होगा। फ्यूचर्स क्या है? अभी फ्यूचर्स आर द सेम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर और इसके बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुआ। राइट, हम आपस में शायद एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी हम बायर एंड सेलर है, हमको किसने मिलाया? हमको स्टॉक एक्सचेंज ने मिला। दैट मीन्स फ्यूचर इज अ प्रोडक्ट विच इज डेल्ट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एफएनओ लिखा जाता है। राइट, इफ यू सी एनी बिजनेस चार्ट। तो बेसिकली फ्यूचर्स इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है। एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब समझ में आया? दैट मीन्स ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम बाय और सेल करेंगे। ठीक है, इसकी भी एक सेम होगा, ये 5 एलिमेंट्स होगा क्योंकि डेरिवेटिव है। ऑप्शन में भी 5 चीज रहेगी, इसमें भी 5 चीज रहेगी। क्लियर? क्योंकि डेरिवेटिव का मीनिंग ये 5 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स? दैट देयर शुड बी अ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी अंडरलाइंग एसेट, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज एंड देयर शुड बी अ प्रीडिटरमाइंड डेट एंड अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। ये 5 एलिमेंट्स होगा तो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर ये डेरिवेटिव में फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स देगा। फॉरवर्ड्स क्या हुआ? जब दोनों ने आपस में बैठ के म्यूचुअली एक डिसाइड किया, डेट और टर्म्स खुद ही म्यूचुअली डिसाइड करके साइन कर दिया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी काउंटर पार्टी रिस्क, हो सकता है सामने वाला डिफॉल्ट कर दे। राइट, लेकिन जो जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है ज्यादातर फॉरवर्ड्स वही करते हैं आपस में, सो दैट दे कैन डील इट वाइजली। लेकिन बहुत डिफॉल्टिंग रिस्क है इसके ऊपर, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज बीच में आया एंड स्टॉक एक्सचेंज ने बोला सेम प्रोडक्ट इन अ बेटर वे कॉल्ड एज फ्यूचर्स में ट्रेड करूंगा। ये मार्केट के थ्रू ट्रेड होगा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। दैट मीन्स यू नीड नॉट नो ईच अदर, तुम लोग एक दूसरे को नहीं भी जानते, तुम लोग मेरे पास आओ, the buyer will also come to me, the seller will also come to me, and I will trade the what this kind of contracts with you. तुमको चाहिए सब फॉर एग्जाम्पल वीट ऑफ 5000 टन, ठीक है, मेरे पास कुछ 4500 टन की है, तो तुम वो ले लेते हो। ठीक है, मैं स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ही बेचता हूँ। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगी, स्टैंडर्डाइज एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। In that I will be clearing what are forward futures again and then a distinction of forward futures. It will be around 7-8 minutes of video. ठीक है, तो क्लियर ना ये कि OTC ट्रेडेड ओवर द काउंटर क्या होता है? फॉरवर्ड्स मतलब आपस में बैठ के कर ले, और फ्यूचर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो प्रोडक्ट को हम लोग लेके आते हैं, सेम भले वीट के अंडरलाइन हो, गोल्ड अंडरलाइन का डेरिवेटिव हो, हम सेम हेज कर सकते हैं। अगर मेरा गोल्ड है, मैं गोल्ड के रिस्क पे हूँ, तो मैं गोल्ड को भी हेज कर सकती हूँ थ्रू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ फ्यूचर्स ही ले सकती हूँ मैं, फॉरवर्ड्स नहीं मिलता। फॉरवर्ड चाहिए तो आपस में बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करो, एक साइन करो कॉन्ट्रैक्ट को, यू कम इनटू द फॉरवर्ड्स। सेम कॉन्ट्रैक्ट यू गो टू स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेड, इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर्स। दिस इज द ओनली मेन डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। सेम एग्जाम्पल कैन बी read with forwards and same examples can be applied to futures contract. We'll meet up in the next video. I just hope you understood everything. And since बहुत सारे concepts हुए, you have to at least watch this video 2 times. I just hope I was clear. Thank you so much. Bye bye.